आज मैं फिर आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह एक नए क्लेवर के रूप में आप सबके लिए नए तोहफा लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सबके लिए आज मैं विशेष रूप से स्पेशली इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ और जो टॉपिक का नाम होगा वो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एवरी एग्जामिनेशंस। देयर आर फुल्ली topic are selected in the examinations. So friends, today the names of topics: profit maximization and cost pricing theory, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण और लाभ मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत पर आज मेरा चर्चा होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लगातार आप सबके लिए नया वीडियो लेक्चर लेकर के तोहफे के रूप में आता हूँ विदाउट एनी कास्ट। बस आपसे अगर उम्मीद है, अपेक्षा है, तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स जब नया लेक्चर आएगा तो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो आइए मैं चर्चा करता हूँ। चर्चा यह है कि लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत या पूर्ण लागत कीमत निर्धारण क्या है या लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, फर्म न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत एक फर्म का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, ओनली द मोटिव्स ऑफ ए फर्म इन न्यू क्लासिकल थ्योरी, द ओनली द मोटिव्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका एक ही उद्देश्य होता है, कीमत का अधिकतमकरण। लेकिन दोस्तों मित्रों, न्यू क्लासिकल सिद्धांत का अपवाद है। कुछ विशेष अनुभवातीत पर आधारित भी और कई चीज़ें आती हैं जो फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देयर आर लीगली अदर मोटिव्स दैट इज मैक्सिमाइजेशन सेलिंग। ये नहीं कि कीमत अधिकतमकरण ही है, बल्कि अधिकतम बिक्री अधिकतमकरण, संतुष्टि अधिकतमकरण, उत्पादन अधिकतमकरण, सेलिंग अधिकतमकरण, उपयोगिता अधिकतमकरण। देयर आर बहुत सारे ऐसे हैं। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस, मैक्सिमम सेलिंग्स, दैट इज द मेन मोटिव्स ऑफ एवरी फर्म्स इन द न्यू क्लासिकल थ्योरीज। तो इतना तो आपने समझ लिया कि यह जो ऑब्जेक्टिव इनका है कि अधिकतमकरण सिद्धांत न्यू क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत एक फर्म को कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं, बल्कि अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है, अधिकतम उपयोगिता अधिकतम करना है, अधिकतम सेलिंग भी है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इनका मुख्य उद्देश्य है। और यूटिलाइजेशन मैक्सिमम अगर करेंगे तो जब हमारा उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी तो वो मांग अधिक करेगा। यह विचारधारा न्यू क्लासिकल सिद्धांत के अंदर आता है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्म अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए सदैव तत्पर रहती है, और यह बात ये तभी होती है जब यह अपने दो नियमों को भरसक पूरा करने का प्रयास करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो नियम हैं। जब अधिकतमकरण लाभ तभी होगा जब फर्म अपने वो दो मुख्य जो नियम है उसको पूरा करती है, फुलफिल करती है। पहला है EMC इक्वल टू EMR। देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स वेयर द एवरी फर्म्स इन द न्यू क्लासिकल थ्योरी ही हैज द मैक्सिमम प्रॉफिट गेनिंग। दैट द फर्स्ट रूल EMC इक्वल टू EMR, मार्जिनल कास्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट EMC कर्व, EMR कर्व को EMC कर्व कटिंग द बिलो, नीचे से काटता हो, इंटरसेक्ट करता हो। यह दो बात जब सही होगी तभी कोई भी फर्म अधिकतम लाभ करने के सिद्धांत को फुलफिल करती है, पूरा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि अधिकतम लाभ करने का अभिप्राय यह है जो अधिक से अधिक उत्पादन लागत अर्थात औसत लागत से ऊपर होता है या औसत लागत से अधिक होती है। यह वह राशि है
जो उद्यमी या उत्पादनकर्ता के पास उत्पादन के सभी साधनों को चुकता करने यानी भुगतान करने के बाद बच जाता है, शेष रहता है, जिसमें प्रबंधन की मजदूरी भी उसमें शामिल होती है। इस प्रकार फर्म की लाभ अधिकतमकरण की शर्त विशेष रूप से इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि आप कह सकते हैं मैक्सिमाइजेशन पाई इंटू क्यू, जहां पाई क्यू इक्वल टू आर क्यू, आर इंटू क्यू माइनस सी इंटू क्यू, वेयर जहां पाई क्यू इज प्रॉफिट, आर क्यू इक्वल टू रेवेन्यू आगम, सी क्यू मतलब उत्पादन की बेची गई इकाई, सेलिंग यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, यह जब जहां पर वो होगा यह फार्मूला, वहीं पर एक कंपनी यानी एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन की मैक्सिमाइजेशन के सिद्धांत को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को पूरा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां पाई क्यू अर्थात ऐसे कह सकते हैं, इस प्रकार ऊपर जो दोनों नियम वर्णित किया गया है, सीमांत नियम और लाभ अधिकतमकरण की शर्त, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म और एकाधिकार की फर्म दोनों में यह सिद्धांत लागू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत दोनों सिद्धांतों पर लागू होता है। अब आइए किसी भी चीज़ को अध्ययन करने के पहले उसकी एजम्पशंस के बारे में जान लें। इस प्रकार इस लाभ अधिकतमकरण के सिद्धांत के अंतर्गत न्यू क्लासिकल सिद्धांत में इसकी मान्यता क्या है, एजम्पशन क्या है, उस मान्यता पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मान्यता के अंतर्गत ये कहेंगे कि फर्स्ट, फर्म का उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना है। देखिए सबका उद्देश्य है लाभ कमाना, हर कोई खैरात बांटने नहीं आता है, हर का उद्देश्य होता है द एनी हाउ गेन ऑफ इनकम, आय को अधिक करना होता है सबका उद्देश्य। यह फर्म का भी पहला उद्देश्य है। सेकंड, अधिकतम करना है जहां फर्म का आगम और लागतों का अंतर ही लाभ होता है। सेकंड, उद्यमी स्वयं ही एक फर्म का मालिक होता है या मालिक है। थर्ड, उपभोक्ताओं की रुचियां और आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होता है तभी यह प्रॉफिट गेन होगी। फोर्थ, उत्पादन तकनीकी दी हुई है। फिफ्थ, फर्म एक अकेले पूर्णतया विभाज्य और स्टैंडर्ड वस्तु का उत्पादन करता है। जो भी कंपनी फर्म उत्पादन करती है वो ए ग्रेड की वस्तु प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। फर्म को पूर्ण रूप से यह मालूम रहता है कि किस वस्तु को कितनी कीमत पर कितनी क्वांटिटी में बेचा जाना है, बेची जानी है। और नेक्स्ट, फर्म अपनी लाभ का अधिकतमकरण कुल लाभ क्षितिज काल क्षितिज टाइम हॉरिजन में करती है। और लास्ट पॉइंट है, नई फर्म केवल दीर्घकाल में ही उद्योग में प्रवेश करती है। और लास्ट पॉइंट है अर्थात ये कि अल्पकाल में कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं करती है। तो ये रहा इसकी मान्यता। अब आइए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत लाभ अधिकतमकरण, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत लाभ अधिकतमकरण। देखिए दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे फर्म, बहुत सारी इंडस्ट्री आपस में देयर आर मेनी सेलर्स एंड परचेजर्स आर गैदरिंग टू एट ए प्लेस। एक बाजार में बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता होते हैं जो इकट्ठा होते हैं, अपनी वस्तुओं की क्रय विक्रय करते हैं। तो इस प्रकार के पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म अनेक उत्पादकों में से वह एक होती है। वह वस्तु की मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में अकेला कोई एक विक्रेता नहीं होता है, इसलिए उस कीमत को वह इफेक्ट प्रभावित नहीं कर सकता है।
इसलिए बाजार पूर्ण प्रतियोगिता में कोई किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है, सब स्वतंत्र होते हैं और इस प्रकार वह कीमत लेने वाली प्राइस टेकर और मात्रा संयोजक क्वांटिटी एडजस्टर होती है। वह केवल बेचे जाने वाली वस्तु के बारे में वह निर्णय ले सकती है कि हमें किस वस्तु को किस क्वांटिटी में कितनी कीमत पर बेचना है या बेची जानी है। इसलिए मार्केट और वह जिसे वह मार्केट कीमत पर बाजार कीमत पर वह वस्तु को बेच सकता है, बेच सकती है। यह फर्म सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता में उनका यही एक अधिकार है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू वक्र एवरेज रेवेन्यू वक्र के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर इस स्थिति में आपको मिलेगा AMR = AR होगा। दिस इज द परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंडीशन होना चाहिए और इस प्रकार AMR वक्र x अक्ष के समानांतर होता है। AMR वक्र x अक्ष OX अक्ष यानी x अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, होता है क्योंकि कीमत जो होता है वह बाजार के द्वारा प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, वह बाजार के द्वारा मार्केट के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है और फर्म उस कीमत पर अपनी वस्तु की कीमत लेती है या बेचती है या उस बाजार के द्वारा निर्धारित कीमत पर अपनी वस्तु को बेचता है, बेचती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्म संतुलन में तब होती है जब MC = AMR = AR, यह कीमत है, जब तीनों कंडीशन बराबर हो जाती है। अब आइए इस बात को हम एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, फिगर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। फिगर के माध्यम से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का लाभ अधिकतम करने वाली फर्म की संतुलन इस चित्र के द्वारा बताया जा सकता है। सबसे पहले हमने दो एक्सिस लिया, OX अक्ष पर वस्तु की आउटपुट को दर्शाया, जबकि OY अब इसको लिखिए OY एक्सिस पर रेवेन्यू आय और लागत को दर्शाया गया है। चित्र में देखिए MC वक्र यह है, सीमांत मार्जिनल कास्ट है, AMR वक्र मांग रेखा है या रेवेन्यू रेखा है, जो दूसरों को दो जगह काटता है। सबसे पहले वह क्या करता है, सबसे पहले देखिए AMR वक्र पहले A बिंदु पर काटता है, पहले A पॉइंट पर काटता है और जहां पर MC = AMR है और शर्त यह है कि A पॉइंट के बाद A पॉइंट पर काटेगा यानी इतनी उत्पादन करेगा, इतनी कास्ट होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। इस प्रकार डायग्राम से स्पष्ट होता है कि जहां पर AMR वक्र को MC वक्र A बिंदु पर सबसे पहले काटता है, A बिंदु पर सबसे पहले काटता है, यानी यह AMR = MC शर्त को वह पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि A पॉइंट के बाद, A बिंदु के बाद MC वक्र के नीचे, ये MC वक्र नीचे रहता है, जो एक फर्म के न्यूनतम उत्पादन OM लाभदायक नहीं है, क्योंकि OM से अधिक ठीक है, OM से अधिक लाभ कमा सकती है। इसलिए OM 1 पॉइंट दोनों शर्तों को पूरा करती है, OM 1 पॉइंट दोनों शर्तों को पूरा करती है, इसलिए वह OM 1 से आगे यहाँ पर करेगी। ऐसे यहाँ पर संतुलन होगी, फर्स्ट संतुलन यहाँ है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि आउटपुट कम है, लागत कम है, इसलिए वो कंपनी और चाहती है उत्पादन और बढ़ाए, यानी OM तक ले जाती है, OM 1 तक ले जाती है। जहाँ पर यह संतुलन की स्थिति है कि AMR रेखा को MC रेखा नीचे से काटती है, जहाँ पर संतुलन की स्थिति होता है। ठीक है ना। इस प्रकार कहा जा सकता है क्योंकि ये दोनों शर्त को पूरा करती है
और एक के बाद एमसी वक्र नीचे से काटता है वक्र। फर्म के लिए यह न्यूनतम उत्पादन ओएम है, जबकि लैडैक नहीं, क्योंकि वो ओएम से जब अधिक चलता है उत्पादन करके फर्म अधिक लाभ कमा सकती है। परंतु OM1 के बाद फर्म आगे उत्पादन करेगी तो वही हाल होगा, मम्मी बेच के मौसी कमाना, सेलिंग द मम्मी एंड परचेजिंग द मौजी। सो दिस इज द रेशनल फर्म entrepreneur has never the continue product on after the OM1 के बाद अब उत्पादन करना वो बंद कर देगा न। वही कहावत है, मम्मी बेच के मौसी खरीदना। ठीक है, संतुलन। और इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ये दोनों स्थिति संतुलन को और स्थिति को पूरा कर, शर्त को पूरा करती है। और यदि फर्म OM से अधिक उत्पादन करती है तो उससे ज़्यादा हानि उठाना पड़ेगा अगर इसके बाद करती है तो, क्योंकि यह रेखा MC रेखा MR से ऊपर हो जाएगी तो कास्ट अधिक हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ आय अधिक हो गया, कास्ट कम हो रहा है, गिर गया, यहाँ एकदम कम हो गया कास्ट, यहाँ आय ज़्यादा हो रहा है। फिर यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ नीचे से काट रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को बराबर हो गए। इसके बाद अगर जैसे ये उत्पादन आगे करेंगे तो ये MR से MC ऊपर हो जाएगा, यानी लागत कम, लागत अधिक और आगम कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हानि होगा और एक विवेकशील फर्म उत्पादन करता कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता है। हाँ, नो गेनिंग नो लॉस पर यह कंडीशन को फॉलो करता तो ज़रूर है, लेकिन वह नुकसान का धंधा नहीं करना चाहता है। इसलिए क्योंकि बी पॉइंट जो है वह बी बिंदु है, वो सीमांत आगम का बिंदु है जहाँ संतुलन के बिंदु है। और इस स्थिति में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लागत यहाँ के बाद बढ़ जाएगी। इसलिए एक विवेकशील उत्पादन करता है वो भूल कर भी OM1 के बाद उत्पादन नहीं करेगा। यही है बी पॉइंट, वह संतुलन की स्थिति है। ठीक है कि नहीं, बढ़ जाएगी। इस प्रकार फर्म लाभ को M1B कीमत पर, यह कीमत है, यह कीमत है, M1B कीमत पर वह OM1 उत्पादन स्तर पर अपने लाभों को अधिकतम कर सकती है। अर्थात एक कंपनी यह कर सकती है इतनी लागत पर, या एक संतुलन है, एक स्थिति है, लागत कितना है, BM1 लागत है या कास्ट है, और प्रॉफिट आउटपुट कितना है, OM1 है। यानी इसलिए इसके बाद अगर कंपनी उत्पादन करेगी तो नुकसान होगा। इसलिए विवेकशील उत्पादन करता बी पॉइंट पर अपने उत्पादन को, यानी उत्पादन करके अधिकतम लाभ कमा सकती है। दोस्तों मित्रों, ये रहा आपको लाभ अधिकतमकरण का सिद्धांत न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत। इसलिए वर्तमान समय में यह हर फर्म का एक ही उद्देश्य है कि वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाती है। मैक्सिमम प्रॉफिट गेनिंग का तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, लेकिन इसके अलावा 4 ऑब्जेक्टिव्स उनके और हैं, जैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेलिंग। यह सब क्या है, ये सब कंपनी का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के साथ एक कंपनी सदैव अपनी लाभ को अधिकतम करना चाहती है, क्योंकि जब मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करेंगे, उत्पादन अगर अधिक होगा, अधिक सेलिंग होगा, अधिक उपयोगिता होगा, यदि अधिक संतुष्टि की भावना रखते हैं तो आपकी कंपनी दिन दूनी, आपका फर्म दिन दूनी रात चौगनी के चौगनी की कगार पर आएगी और वो अधिक से अधिक आपको संतुष्टि देगी। तो दोस्तों, इस सिद्धांत को आप बहुत ही बेहतर ढंग से देखिएगा कि ये 2 क्वेश्चन हमेशा आता है TGT PGT और जैसे प्रवक्तासन प्रोफेसर में यह एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि व्हाट द नाउ द न्यू क्लासिकल। देखिए सुनिए, थ्योरी में एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जो मेन उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा, तो न्यू क्लासिकल सिद्धांत आएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बहुत सारे मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन अधिकतम लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत आएगा। किस सिद्धांत पे है, तो आप न्यू क्लासिकल थ्योरी रखिएगा। 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये फिगर याद रहेगा आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। आप मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को आप जरूर भूलिएगा नहीं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, यह पूर्ण प्रतियोगिता
के अंतर्गत लाभ अधिकतम करण था। अगला जो लेक्चर होगा, आधा या हाफ है, अगला जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, एकाधिकार के अंतर्गत लाभ अधिकतम करण का सिद्धांत। हम कल नए लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।